मैं ख्वाजा बैनुद्दीन एसए सोशल गवर्नमेंट हाई स्कूल मोतीना महबूब नगर। लॉकडाउन की वजह से हमें मकामी अहदेदार और यहाँ के ज़िले के वज़ीर ने हमें एक मौका फराहम किया है कि बच्चे तालीम से दूर ना हों। इसी तसलसल की कड़ी के तौर पर आज मैं समाज इल्म के पेपर 1 का पहला चैप्टर हिंदुस्तान इत्तफ़ाक़ ख़ुसूसियात के बारे में अयादा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सबक हो चुका है तो हम सिर्फ उसका अयादा करेंगे। लॉकडाउन में हमें कुछ एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है, जैसा कि 20 सेकंड तक जब कोई काम करते हैं तो 12-20 सेकंड तक हाथ धोना है पूरा ऐसा, और उसके बाद इस तरह से पूरा धोना है हाथ को। और हमें जब कोई बाहर निकलते हैं मास्क को बगैर लगाए के निकलना नहीं है। मैं भी यहाँ पर मास्क लगा के आया हूँ, तो इसीलिए लगा के आया हूँ कि ज़रूरी है कि हमारे जरासीम दूसरे तक ना पहुँचें, दूसरे की जरासीम हम तक ना आए वायरस के, तो ये ज़रूरी है। अब मैं मास्क निकाल रहा हूँ, आप भी जब कभी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, ज़्यादातर घर पे रहें, सेफ रहें। अब अपनी क्लास की तरफ जाएंगे हम। हिंदुस्तान इत्तफ़ाक़ी ख़ुसूसियात, इस बाब में हम हिंदुस्तान की आबोहवा, दरियाएँ और अवाम वग़ैरह में इत्तेफ़ाक़ के साथ ताल्लुक़ात की जांच की जाएगी। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे हिंदुस्तान जो है दुनिया में अगर हम ग्लोब में देखें तो कहाँ पर वाक़ है, तो हम ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, शुमाली हिस्सा, जनूबी हिस्सा। तो यहाँ पे सबसे अहम बात यह है हमको कि याद रखना चाहिए कि ऊपर के हमेशा शुमाल होता है, नीचे जुनूब होता है, इसका मशरिक़ और मगरिब। ये हमारे जहन में रहा तो हम आसानी के साथ जो है ना जब कभी जो है शुमाल जुनूब मशरिक़ मगरिब में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये देख हमको मालूम है, यादा है, मैं तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। हिंदुस्तान शुमाली निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। और यहाँ पर हम जाए वक़ूफ़ को मालूम करने के लिए तूले बलद और अर्ज़ बलद का सहारा लेते हैं, जो और तूले बलद और अर्ज़ बलद का हम जहाँ क्यों लेते हैं कि किसी भी मकाम जगह के दुरुस्त जाए वक़ूफ़ को निशानदही करने के लिए क्या नाम को चाहिए, तूले बलद और अर्ज़ बलद का सहारा लेना चाहिए। ये हैं अर्ज़ बलद, जनूबी अर्ज़ बलद, ये है शुमाली अर्ज़ बलद। यहाँ पे और इस तरह से जो होते हैं ये तूले बलद हैं। ये ऊपर कैसा शुमाली अर्ज़ बलद, नीचे का जनूबी अर्ज़ बलद। ये और जब तूले बलद देखते हैं तो क्या देखेंगे यहाँ पे हम मशरिक़ी तूले बलद, मगरिबी तूले बलद। इधर मशरिक़ी रहेंगे, इधर मगरिबी रहेंगे। हम इसको अगर नक्शे में देखें यहाँ पर देखिए, शुमाली कुर्रे में जब हिंदुस्तान है तो यहाँ के जो है 8.4 तूले बलद से लेकर अर्ज़ बलद से लेकर 37.6 अर्ज़ बलद तक इसकी लंबाई है। और इसी तरह से अगर हम तूले बलद देखें 68.7 तूले बलद से और 37.25 तूले बलद शुमाल मशरिक़ी तूले बलद। यहाँ याद रखना है ये मशरिक़ी तूले बलद में हैं। अगर हम अर्ज़ बलद देखेंगे शुमाली निस्फ़ कुर्रे में हैं, और जब तूले बलद देखेंगे तो मशरिक़ी तूले बलद के दरमियान वाक़ है। इससे इसका सही जाए वक़ूफ़ मालूम करने में हमको सहूलत होती है। और हिंदुस्तान एक बहुत वसी मुल्क है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा ये है। तो यहाँ देखिए आप जो है हिंदुस्तान की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर चौड़ाई देखेंगे हम 2333 किलोमीटर। और यहाँ पे जो है वक्त जो है, अब देखिए रमज़ान चल रहा है तो हम तूले बात में लेंगे 9th का जो सबक है हमारा, जो 9th में हम पढ़े थे
जोन टाइम जोन्स अगर उसको एक दफ़ा याद कर लें हम, तो यहाँ पे तकरीबन जो है हमने आपको बोला मैं 68.7 तूले बलद से 97.25 तूले बलद के दौरान हिंदुस्तान वाक़ है। तो यहाँ पे तकरीबन हिंदुस्तान में से 29 तूले बलद गुज़रते हैं। तूले बलद वक्त के तयन करने में हमें मददगार साबित होते हैं। यहाँ पे तूले बलद को अगर हम देखें, एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक सूरज की शुआओं गुजरने के लिए 4 मिनट दरकार होते हैं। इस तरह से देखें हम तकरीबन जो है ना हमारे पास 29-30 जो है ना तूले हिंदुस्तान से गुजरते हैं। तो यहाँ पे वक्त मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ होगा। ऐसे में किसी मुल्क के अंदर, एक ही मुल्क के अंदर कई अगर वक्त हों तो हमको किसी वक्त के तयन करने में, सफ़र करने में हमको मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए क्या गया है, यहाँ पे 82.3 डिग्री तूले बलद को हिंदुस्तान का मयारी निस्फ़ वक्त मुक़र्रर किया गया है। ये जो है ग्रीनिच के वक्त के हिसाब से 5.5 घंटे आगे हैं, क्योंकि ये मशरिक़ी इलाके में होने की वजह से ये पहले जो है ना ग्रीनिच से पहले आता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास हिंदुस्तान में सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और गुरूब होता है गुजरात में। अगर वक्त अगर ना होता, हम देखते हैं रमज़ान का महीना है, रोज़ा खोलते हुए देखते हैं निज़ाम उल वक्त हम ये देखते हैं कि महबूबनगर का वक्त अलग होता है, हैदराबाद का अलग होता है, बॉम्बे का अलग होता है, कलकत्ता का अलग होता है। जब वक्त एक है तो हम एक साथ रोज़ा नहीं खोलते। क्यों नहीं खोलते कि सूरज के गुलूब होने और तुलू होने फ़र्क है। यहाँ पर तकरीबन करीब 2 घंटे का फ़र्क है यहाँ पे, क्योंकि 30 अगर तूले बलद गुजरते हैं तो 30 तूले बलद गुजरते हैं तो एक तूले बलद से दूसरे तूले बलद तक गुजरने के लिए सूरज के 4 मिनट दरकार होते हैं। इसलिए इसको जो है ना तकरीबन 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या है, 2 घंटे। तो इसके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ना क्या हुआ, यहाँ पे 82.3 डिग्री तूले बलद को यहाँ का हिंदुस्तान का मयारी निस्फ़ करार दिया गया है, जो इलाहाबाद से गुजरता है। हिंदुस्तान के बीचों बीच से ख़त सतान गुजरता है। और इसके हुदूद अरबा देखें हम तो जो है जुनूब में श्रीलंका, मशरक़ म्यांमार, बांग्लादेश और शुमाल में भूटान, चीन और पाकिस्तान, नेपाल वगैरह हैं। ये हिंदुस्तान के जो है हुदूद अरबा हैं। अगर हम यहाँ पर अगर देखें अर्ज़ियाती पस मंज़र में जाना है तो हमको जो है ना 9th क्लास की तरफ ही जाना पड़ेगा। हमको यहाँ पे 2 ज़मीन की जो रफ्तार है 9th में जब पढ़े हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। हिंदुस्तान जो है ना गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। कई हज़ार साल पहले ये वजूद में आया, जो तकरीबन 200 मिलियन साल पहले गोंडवाना लैंड टुकड़ों में बिखर कर जो है ना एक जजीरे की तरह जो है ना हिंदुस्तान जो है ना वजूद में आया। और ये ऐसा हरकत करते हुए तकरीबन 200 मिलियन सालों में ये क्या करा, अंगारा लैंड से टकरा गया। अंगारा टकराने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ शगाफ आ गई, यहाँ पे शगाफ आई और यहाँ पे फोल्ड्स आ गए, तय जम गई, जिसकी वजह से हिमालय वजूद में आया। और हिमालय के वजूद में आने के बाद जब शगाफें आई थी, हिमालयी दरियाओं और जजुनुमाई दरियाओं के से जो तलछट में जो इलाके जमा गए, यहाँ पे जरखेज मिट्टी वगैरह इलाके करते करते कई सालों में ये पुर होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे गंगा सिंध के वसी और मुस्ता मैदान वजूद में आए। अगर हम देखें तो हम इर्तिफाई खित्ते हिंदुस्तान के खित्तों 600 में हम तकसीम कर सकते हैं। एक है हिमालय, दूसरा है गंगा सिंध का मैदान, तीन है सतह मरतफा दखन, सतह मरतफा, और 4 है साहिली मैदान, 5 है रेगिस्तान,
और 6 है जज़ायर। हिमालयी सिलसिले मशरिक़ से मगरिब की जानिब एक कमान की शक्ल में तकरीबन 2400 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। इनकी चौड़ाई मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ है। 500 किलोमीटर और मशरिक़ में 200 किलोमीटर तक फैले हैं। मगरिबी खित्ते काफ़ी वसी हैं। तमाम खित्तों में इसकी बुलंदी में फ़र्क पाया जाता है और ये 3 मुतवाज़ी सिलसिलों में हैं। ऐसा कमान की तरह 3 मुतवाज़ी सिलसिले हैं। इसके इंतहाई शुमाल में अज़ीम हिमालय, जुनूब में ज़ेली हिमालय और बिल्कुल जुनूब में क्या है शिवालिक हैं। और यहाँ पे K2 चोटी है, यहाँ पे हिमालय है और यहाँ अज़ीम हिमालय। 3 यहाँ पे हमको ऐसे लाइनें मिलेंगी। तो एक है अज़ीम हिमालय, इसका हिमदरी भी कहा जाता है, और दूसरा है ज़ेली हिमालय, इंतहाई जुनूब में क्या है शिवालिक। और हिमदरी की जो चोटी है उसकी औसत बुलंदी जो है सतह समंदर से 6100 मीटर है। 6100 मीटर इस अज़ीम हिमालय की सतह समंदर से बुलंदी कितनी है 6100 मीटर है। और यहाँ पर ग्लेशियर की वजह से ये यहाँ हिमालय हमेशा बर्फ़ से, हम सबको मालूम है हिमालय हमेशा बर्फ़ से ढका होता है और ग्लेशियर की वजह से हमेशा ये पिघलते रहता है। इससे जो है यहाँ जो दरियाएँ बहती हैं वो सदाबहार दरियाएँ होती हैं, दामाई दरिया होती हैं। और इसके बाद जो है ज़ेली हिमालय जो नाहमवार खदोखा लगता है, इसके सिलसिलों की बुलंदी मसावी नहीं है। 3700 मीटर से 4500 मीटर तक फैली हुई है। और पेरजाल और महाभारत इसके अहम खित्ते पहाड़ी सिलसिले हैं। ज़ेली हिमालय में जो मशहूर जो वादियाँ हैं कश्मीर, कांकड़ा, कुल्लू, और ये खित्ता पहाड़ी हिल स्टेशनों पर भी मुश्तमिल है, जैसे मसूरी और नैनीताल, रानीखेत वगैरह। और यहाँ सदाबहार जंगलात से घिरा हुआ है ये। और हिमालय के इंतहाई जुनूबी हिस्सा शिवालिक कहलाता है। शिवालिक ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, 10 से 50 किलोमीटर चौड़े हैं और इसकी लंबाई और सतह समंदर से बुलंदी जो है 900 से 1100 मीटर तक की बुलंदी में फैले हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे जम्मू में के इलाके में जम्मू की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में मौसमी पहाड़ियाँ, आसाम में कचार, और यहाँ पे सैलाब से लाई मिट्टी और संगरेज़ों पर मुश्तमिल है। ज़ेली हिमालय और शिवालिक के दरमियानी हिस्सा जो होता है डोन यानी रेत के टेले। यहाँ के जो डोन हैं देहरादून, कोटली डोन और पाटली डोन मशहूर जो है ना के डोन्स हैं। और ब्रह्मपुत्र की वादी हिमालय की इंतहाई मशीक सरहद बनाती है। और यहाँ पर हिमालय का वजूद का जो है ये हिमालय है। हिमालयाज़ का जो है हिंदुस्तान के ऊपर क्या असर है, हिंदुस्तान की जो है वेस्ट एशिया से आने वाली सर्द हवाओं को मौसम सरमा में इधर से वेस्ट एशिया से आने वाली सर्द हवाओं को ये रोकती हैं। और मगरिब से मौसम गर्मा में मगरिब से आने वाली मानसूनी बारिश और आबहवा का बायस बनती हैं। मगरिब से आने वाली हवाएं जब जाके हिमालय से टकराती हैं तो मौसम गर्मा में बारिश होती है। अगर हिमालय ना होता तो जो है ना हिंदुस्तान का जो मैदानी इलाका है बंजर इलाका हो जाता। इसके बाद गंगा सिंध का मैदान गंगा सिंध का मैदान 3 ज़मरों पर मुश्तमिल है। एक है मगरिबी हिस्सा, वस्ती हिस्सा और मशरिक़ी हिस्सा।
एक है मगरिबी सा, दो है वस्ती सा, तीसरा है मगरिबी सा मशरिकी हिस्सा। मगरिबी हिस्सा जो दरिया सिंध और इसकी माविन नदियों जहलम, चनाब और रावी, ब्यास और सतलज जो हिमालय से निकलते हैं, इससे वजूद में आया। मगरिबी हिस्से से निकलने वाली दरिया सिंध हिंदुस्तान में कोई ज़्यादा बहती नहीं, ये हिंदुस्तान में बहते पाकिस्तान में गुजरती। यहाँ पे ये जो है ना हिंदुस्तान में पंजाब और हरियाणा का थोड़ा हिसाब को सैराब करते हुए पाकिस्तान में गुजर जाती है। और इन दो दरियाओं का दरमियानी हिस्सा जो है ना दो आबा कहलाता है। दो आबा के मतलब है, दो के माने दो, आप के माने पानी, हम सबको मालूम है। दो दरियाओं का हिस्सा है, दरिया हिस्सा क्या कहलाता है? यहाँ पे दो आबा कहलाता है। वस्ती गंगा का मैदानी इलाका, वस्ती गंगा का मैदानी इलाका, ये दरिया गंगा, दरिया घाघरा से तीसा तक फैला हुआ है और ज़्यादातर हिस्सा ये जो उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा कुछ हिस्सा, झारखंड, मगरबी बंगाल में फैला हुआ है। यहाँ दरिया गंगा, जमुना और इसकी माविन नदियाँ सोन और कोसी वगैरह बहती हैं। इसके बाद मशरिक़ी हिस्सा, ये ज़्यादातर आसाम के ब्रह्मपुत्र वादी का हिस्सा है। इसकी तशकील बनाहट के लिए अगर ब्रह्मपुत्र ना होती, दूसरे माने में मशरिक़ी हिस्सा कुछ काबिल ज़िक्र ना होता, इसलिए कहा जाता है कि मशरिक़ी हिस्से की बनावट के लिए ब्रह्मपुत्र दरिया ही जिम्मेदार है। हिमालयी दरियाएँ बाहों की तरह कंकर, संग्रेज़े, सतलज में जाकर जमा करते हैं और शिवालिक के मैदान में जो नीचे का हिस्सा है, इंतहाई जुनूबी हिस्सा, वहाँ पर लाकर फैला देते हैं। और ये 8 से 16 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी है। इसको भारबर कहते हैं। भारबर खामदार मसामत पर मुश्तमिल होती है। छोटी छोटी दनाएँ बहुत सी क्या करती हैं, भारबर में ज़े ज़मीन गुजर जाती हैं और आगे निकल कर जो है ना फिर ऊपर होकर एक दलदली खित्ता बनाती हैं। ये दलदली खित्ता क्या है? तराई कहलाता है। तराई जो इलाका है बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका है, जंगलात का इलाका है। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो जो है ना लोग जो आए यहाँ पर बसने के लिए, तो यहाँ के जंगलात को काट कर क्या किया गया? ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। आज भी ये इलाका जो है ना बहुत ही ज़रख़ेज़ है। इसके बाद जो है ना जज़ीरुनुमा इनका सतह मुर्तफ़ा, जज़ीरुनुमा इनका सतह मुर्तफ़ा। जज़ीरुनुमा सतह मुर्तफ़ा, इसको भारत सतह को जज़ीरुनुमा सतह मुर्तफ़ा कहा जाता है क्योंकि इसके 3 तरफ पानी है, इसलिए इसको क्या है? जज़ीरुनुमा सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। ये क़दीम बलोरीन और सख्त आतिशी और अपनी बदलती शक्लों की वजह से बना हुआ है। भारत की सतह मुर्तफ़ा में बड़ी मकदार में धाती और गैर धाती మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి వెసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలై వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హారన్స్, అలై వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను
ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్, శ్రీనివాస్ కాలనీ, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. तलबा दोबारा क्लास की तरफ राग़िब हो जाइए आप लोग। मैं अचानक ब्रेक पे चला गया मैं। जो यहाँ पे देखिए हम भारत का सतह मरतफ़ा 3 समंदरों से घिरा हुआ है। ये क़दीम बलोरीन 7 आतिशी और बदलती शक्लों से बने हुए हैं। सतह मरतफ़ा बड़ी मकदार में धाती और गैर धाती मादनी वसाइल दस्तयाब हैं और यहाँ पे कम और गहरी वादियाँ हैं। और सतह देखिए सतह मरतफ़ा में जो है ना शुमाली हिस्सा और जुनूबी शुमाल जो मशरिक़ हिस्सा और मगरिबी हिस्सा, ये मगरिबी हिस्सा कुछ उठा हुआ है और जो है ना मगरिबी हिस्सा से उठा हुआ है मशरिक़ हिस्से साली मशरिक़ हिस्सा जो है ना कम पस्ती वाला है और मगरिबी हिस्से वाला जो है ना ज़्यादा बुलंदी वाला है कुछ किसी कदर। सतह मरतफ़ा के जो है ना ऊपर 2 हैं। एक है इसके इंतहाई जुनूब में मशरिक़ी यानी जो मशरिक़ी घाट और मगरिबी जानिब जो है ना मगरिबी घाट है। मगरिबी घाट के ऊपर जो है ना एक तरफ जो है ना मगरिब की जानिब जो है ना मालवा सतह मरतफ़ा है तो मशरिक़ की जानिब जो है ना छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर मादनिया से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत से मादनी वसाइल हैं। इसके इंतहाई जुनूब में सतह मरतफ़ा दक्खन है और मगरिबी घाट आपको जो है ना मालवा से लेके जो है ना कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इसी तरह से मशरिक़ी घाट जो है ना छोटा नागपुर से हमारे को जो है कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। और ये नर्मदा यहाँ पे दरिया नर्मदा से लेके नीचे का हिस्सा जो है ना कन्याकुमारी तक पूरा क्या है ये जो है सतह मरतफ़ा दक्खन कहलाता है। यहाँ जो दरिया हैं जिस तरह से सिंध गंगा के मैदान में जो है ना हमावक्ती और जो सदाबहार दरियाएँ होती हैं और सतह मरतफ़ा दक्खन में होने वाली दरियाएँ ये सदाबहार नहीं होती हैं। ये सिर्फ जो है ना बारिश में इंहिसार करती हैं। मौसमी दरियाएँ कहते हैं इसको। यहाँ पे हम आप यहाँ जो आपसी का जो दारोमदार है सतह दक्खन में कुआं बोरवेल्स के ज़रिए होता है और यहाँ पे जो मगरिबी घाट जो है यहाँ मगरिबी घाट अपने को मालवा से लेके कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यहाँ पे एक जो दरिया है मशहूर पहाड़ी स्टेशन है मगरिबी घाट में है वो है डोडा बेटा यानी जिसको हम ओटी भी कहते हैं जिसकी बुलंदी 2637 मीटर इसकी बुलंदी है जिसको हम ओटी भी कहते हैं। और अन्नामलाई पहाड़ की जो चोटी है वो जो है
695 मीटर। ये जो है हिंदुस्तान की बुलंदतरीन चोटी है जिसका नाम अनामुड़ई है। मछली घाट शुमाल में महानदी से जुनूब में नीलगिरी तक फैले हुए हैं। ताहम मछली घाट में तसलसल नहीं है, ये तंग पट्टी वाले हैं, इसका साहिल तंग है। यहाँ देखिए, ये तंग है, ये जो वाइट हिस्सा दिख रहा है, सफ़ेद हिस्सा जो दिख रहा है, ये क्या है, बहुत ही तंग है। और मछली घाट में क्या है, यहाँ पे साहिल वसी हैं, यहाँ पे वसी हैं। यहाँ पे जो है इसको मगरिबी घाट के जो साहिल है उसको 3 नाम दिए गए हैं। साहिली मैदान, आप जाने हैं, साहिली मैदान, साहिली मैदान। मगरिबी घाट के साहिली मैदान बहुत ही तंग हैं बानिस्बत मशरिकी घाट के साहिल से। ये जो है इनको अलग अलग नाम, मकामात पर अलग अलग नाम दिया गया है। जैसा कि महाराष्ट्र गोवा का जो साहिल है कोंकण साहिल कहलाता है, किनारा साहिल जो कर्नाटक में वाक़ है। इसी तरह से मालाबार जो साहिल है वो रियासत केरला में वाक़ है। अगर हम खलीज बंगाल जो मशरक़ी हिस्सा है, खलीज बंगाल का साहिल है, ये इधर का जो है ना बर अरब का साहिल, बर हिंद का साहिल है। तो यहाँ पे जो देखेंगे हम, यहाँ पे जो है ना जो साहिल चौड़ा है, यहाँ पे दरियाओं के बहने की वजह से यहाँ की जो ज़मीन है बहुत ज़रख़ेज़ है और जो है ना यहाँ से बहुत सी दरियाएँ बहती हैं। मैं वही बताऊँगा आपको इंशाअल्लाह। तो यहाँ के जो खलीज बंगाल के मैदान चौड़े और मुसल्ले हैं, ये उड़ीसा से महानदी, तमिलनाडु कावेरी डेल्टा तक फैले हुए हैं। ये मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दरियाओं से बने हैं और ये दरियाओं के बहने से बहुत ही ज़रख़ेज़ हैं और जो है ना यहाँ ज़राअत के लिए बहुत ही मौजू हैं। और यहाँ पे इसके नाम जो है ना, यहाँ पे अलग अलग मकामात पे इसके अलग अलग नाम हैं। जैसा कि उत्कल साहिल उड़ीसा में है, सरकार साहिल आंध्र प्रदेश में है, कोरोमंडल साहिल जो है तमिलनाडु में वाक़ है। इसके बाद हम जज़ायर की तरफ आएंगे। जज़ायर जो है, जो हिंदुस्तान में जज़ायर के 2 ग्रुप पाए जाते हैं। एक है अंडमान और निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। यहाँ पे इससे बाद देखें हम तो यहाँ पे जो है ये अंडमान और निकोबार जज़ायर हैं और ये जो है इधर जो है लक्षद्वीप जज़ायर हैं। ये म्यांमार के आतिशबाजी के वजह से बने हुए हैं। ये कि मिट्टी काली होती है और यहाँ पे बहुत से जो है ना आतिशबाजी होने की वजह से यहाँ की मिट्टी काली होती है। इसके हिंद बैत की जो पट्टी है वो जो है ना इंदिरा पॉइंट कहलाती है, जो 2004 के सुनामी में गर्क हो गई। इसी तरह से अगर इधर देखें हम तो यहाँ पे लक्षद्वीप जो है ये मूंगों से बने हुए हैं और यहाँ पे बहुत से परिंदे पाए जाते हैं, हैवानात नबातात के लिए मशहूर हैं। तो हम इतना देखने के बाद अगर हम देखें यहाँ पे कि सतह मुर्तफ़ा के साहिल में, ये हालांकि ये चैप्टर में नहीं है कि हमको एक ही पीरियड में ज़्यादा कवर करना, बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज़ को लिया हूँ। तो ये जो है ना आगे आने वाला दरियाए में आने वाला है, लेकिन शायद क्लास मिलो या ना मिलो। तो देखिए हम तकरीबन दरियाएँ देखिए पूरे जो है ना मगरिब से मशरिक़ की जानिब बढ़ रहे हैं, जैसा कावेरी, पेन्ना, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर। हाँ? तो यहाँ पे देखें नर्मदा, ताप्ती 2 दरिया ऐसे हैं जो मगरिब की जानिब बहते हैं, जो मगरिब की जानिब बहते हैं। एक है थार रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है ये अरावली पहाड़ के साहिबानी इलाका है जो यहाँ पे है। ये साहिबानी इलाका है, यहाँ पे
रेत के जो टेले होते हैं जो समंदर की लहरों की तरह जुड़े हुए हैं। ये जो है ना बारिश यहाँ पे सालाना 100 से 150 मिलीमीटर ही हासिल होता है। और ये जो रेगिस्तान के जो चट्टानें हैं बिखरे हुए हैं और ये ज़्यादातर मगरबी राजस्थान में वाक़ है। यहाँ की आबहवा बहुत ही खुश होती है और यहाँ कम जंगलात पाए जाते हैं और बारिश के मौसम में हवाएं चलती हैं और बहुत जल्दी थम जाते हैं। इस इलाके में सिर्फ एक ही दरिया बहती है और लोनी दरिया, यहाँ पे कोई दूसरी दरिया नहीं है। और यहाँ पे जो झीलें हैं और इस दरिया में जो मिलते हैं वो समंदर तक पहुँच नहीं पाती। तो यहाँ पे हम जो हिंदुस्तान के जो तबाई खित्ते हैं 6 खित्तों के बारे में हम मुख्तसर इसका अदा किए। तो अब देखिए हिंदुस्तान के ज़मीनी इश्काल जहाँ हिंदुस्तानी अवाम रहते हैं बहुत इख्तिलाफ है, इसलिए इसको बरसग़ीर कहा गया है। यहाँ पे सदाबहार नदियाँ भी हैं और जो है ना मौसमी नदियाँ भी हैं, थार का रेगिस्तान भी है। और यहाँ के वक्त में बहुत से जो है ना अलग अलग एक ही वक्त में अलग अलग हालात होते हैं, इसलिए इसको जो है ना बरसग़ीर कहा गया है। मैं अब दूसरे सबक की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा, वो है इसका ये सबक इसलिए लिया मैं, आप इसको अगर समझ गए तो बहुत से हमको जो है ना तकरीबन 12 साढ़े 12 मार्क्स पेपर 1 में इसी चैप्टर में से आने की उम्मीद की जाती है। हमेशा जो आते हैं पेपर बनता है तो ज़्यादातर सवालात जो है ना इसी चैप्टर से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, तो जब इसमें आप बैक पेंटिंग कर सकते हैं आप, और जो है ना हिंदुस्तान को जो है हिमालय से क्या फ़ायदे हैं लिख सकते हैं आप, या जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन में आया कि हिंदुस्तान के तबाही खित्तों को बयान कीजिए। 6 में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो आप 6 के 6 पॉइंट लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में पूछा तो 1-2 लिख सकते हैं। तब आएंगे आप तरक्की के तसव्वुरात। तरक्की के तसव्वुरात। तरक्की के तसव्वुरात, हर इंसान ये चाहता है कि वो तरक्की करें, उसके लिए उसका कुछ तमन्नाएँ होते हैं, कोई ख्वाहिशात होते हैं, उसके हिसाब से अपन तरक्की करना चाहता। उसके पास जो वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करते हुए तरक्की करता है। जैसे इंसान खुद फर्ज अपने लिए तरक्की चाहता है, उसी तरह अपने मुल्क के लिए भी ख्यालात होते हैं, ख्वाहिशें होते हैं, तमन्नाएँ होते हैं कि मेरा मुल्क कैसा हो, किस तरह से तरक्की करेंगे, उसको किस तरह से हम आगे ले जा सकते हैं। इसके माने तरक्की के मफ़हूम बहुत वसी है, इसके बहुत से बहस की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए तरक्की किसकी, एक आदमी की तरक्की दूसरे के लिए जो है तरक्की हो भी सकती है या मुस्तदम भी हो सकती है, एक दूसरे आपस में टकरा भी सकते हैं। देखिए हम पढ़े हैं क्लास में कि जो है ना तरक्की के जो ज़मरे हैं, अशख़ास के जो मक़ासिद हैं, एक का मकसद दूसरे के मकसद के आड़े आ सकता है। जैसा एक बेज़मीन देही मज़दूर है, वो ये चाहता है कि उसको ज़्यादा दिनों के लिए साल भर काम मिले और अच्छी उजरत मिले, उसके बच्चों के लिए मक़ामी तौर पर स्कूल में अच्छी तालीम हो और उसके साथ समाजी इम्तियाज़ ना बढ़ता जाए और उसके बच्चे भी स्कूल में पढ़कर एक अच्छे इंसान बने। यहीं पर अगर समझिए देहात का खुशहाल किसान ये चाहता है कि उसकी फसल जो होती है उसको अच्छी कीमत मिले और मज़दूर जो है जफाकश हों, मेहनती हों, ताकतवर हों, मगर सस्ते हों। इसके ज़रिए ज़्यादा आमदनी होगी तो बेहतर तौर पे अपने ख़ानदान को तरक्की की तरफ ले जाएगा और अपने बच्चों को दूसरे शहरों में आबाद करके तालीम दिलवाएगा। तो यहाँ पे बात देखने में आ रही है, जहाँ पे देही मजदूर चाहता है कि उसको अच्छी मजदूरी मिले, वहीं पे हो रहा क्या, किसान ये चाह रहा है कि मेहनती और सस्ते मजदूर मिले। एक की ख्वाहिश दूसरे के मकसद से टकरा रही है। तो यहाँ देखिए हम
तो तरक्की की जब बात रखती हैं तो सनअतकार भी देखेंगे आप तो क्या चाहते हैं, ज़्यादा डैम हो, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले और जो है ना ज़्यादा करंट मिले। तो उसके लिए डैम जब बनाते हैं तो क्या होता है, जब डैम बनाने के दौरान जो है कई ज़मीनों को, ज़राती ज़मीनों को जो है ना मुंतकिल करके साफ़ करके वहाँ पर डैम बनाना पड़ता है। और ये लोग क्या है, इनकी जो ज़िंदगी है जो है ना मुतासिर होती है वहाँ के किसानों की। जैसा कि देखिए हुकूमत हिंद ने तमिलनाडु के मछेरों के साहली ज़िले में क्या करना चाहा, कुंडाकुलम में पावर प्लांट बनाने का फ़ैसला किया। तो यहाँ के किसानों ने ये क्या कि तवानाई की ज़रूरत नहीं है हमें, इसके अलावा हमने अपने सलामती, हिफाजत और रोज़गार की बुनियाद पर एहतजाज किया। जब एहतजाज हुआ यहाँ के मछेरों का, किसानों का, कि यहाँ हमें रोज़ी चाहिए, सलामती चाहिए और हिफाजत चाहिए, तो ये जिद्दोजहद जब शुरू हुई तो जो है ना यहाँ पे साइंसदान, माहौलियाती माहिरीन, समाजी कानून, इनके शान-ए-बशा आके एहतजाज में शरीक हुए। हुकूमत हिंद को आज़ाद पेश की कि यह है ना जहाँ पे पावर प्लांट से बिजली पैदा हो रही है, सनत को तरक्की होगी, लेकिन इसके जो असरात होंगे, न्यूक्लियर असरात होंगे, वो हमारे इलाके के लिए सही सलामत नहीं होंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट को ना बनाया जाए, बल्कि इसके नाकाबिल तदीर तवानी को मुतवाज़ी तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन हुकूमत हिंद ने कहा कि इसके लिए हम पूरे तवाज़ी को इख्तियार किए हैं, आप उसकी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एहतजाज का प्लाट जारी रहा। देखिए यहाँ पे जहाँ अगर हम देखें बात आमदनी और दूसरे मकासद को गौर करें तो इंसान जो है तरक्की में से आमदनी नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि साथ मसावी सलूक हों, मसावी बर्ताव हों, आज़ादी मिले, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले और एहतराम भी मिले। तो इसीलिए देखिए हम देखते हैं, तो मैं बहुत ही मुख्तसर पे दे रहा हूँ, तो कई आदमी को हमको मालूम मुनज़्ज़म शुबा एक है, गैर मुनज़्ज़म शुबा एक है। और जो है ना मुनज़्ज़म शोबे में अगर उसको मुलाजिमत अपने से दूर मकाम पर मिलती है, उसको तरजीह देगा। अगर मकामी तौर पे उसको मुलाजिमत मिलती है और जो है ना गैर मुनज़्ज़म शुबा है, यहाँ पे नौकरी की तमानात नहीं है, कितने दिन नौकरी चलेगी नहीं मालूम, कब ख़त्म होगी नहीं मालूम। तो यहाँ की लड़के वो अपने से दूर, इलाके से दूर है, अपने बच्चों से दूर होता है, अपने बच्चों को मुंतकिल करना चाहता है, लेकिन वहाँ रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ है, तो इसलिए वहाँ जाना वो बेहतर समझेगा। और ये भी चाहेगा कि ऐसा माहौल हो कि जहाँ बच्चों को उसके जो है ना तालीम मिले, अच्छा माहौल मिले, अच्छी आबो हवा मिले। अगर पैसा अगर आपके पास है, माहौल अच्छा नहीं है, आज हम पूरा हिंदुस्तान, दुनिया जूझ रही है कोरोना वायरस से, ऐसे किसी इलाके में कोई वबाई अमराज का इलाका हो तो वहाँ कितनी ज़्यादा भी हमको जो ज़रूरत दी जाए तो वहाँ जाना हम पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा है, हम जो है ना तरक्की की जब बात करते हैं तो जो है ना इंसान से इंसान की तरक्की का तक़ाबुल किया जाता है, ज़िले से ज़िले का तक़ाबुल किया जाता है और मुल्क से मुल्क का जो है ना मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक़ाबुल करते वक्त हम क्लास में देखते हैं बच्चे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक बच्चा कोई ख़त, सलाहियत और दिलचस्पी लिहाज अलग अलग ज़मरे होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो एक से ज़्यादा जो उनके खासियत होते हैं, या जिस बच्चे को जिस मकसद के लिए हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो समझिए एक बच्चे ज़हीन बच्चा है तो अखलाक़ी तौर पर जो है ना लोगों का हमदर्द होना ज़रूरी नहीं है। अगर एक बच्चा बहुत ही ज़हीन है, खेलकूद के मैदान में वो अच्छा मुकाबला करने काबिल होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से एक सेहतमंद बच्चा है और जो है ना उन्हें मुबाहिसे में हिस्सा लेना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इंतखाब करते हैं किसी बच्चे का, तो हम किस काम के लिए उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको देख के उसके अंदर उस काबिलियत का हम मुकाबला करते हैं। आम तौर पर खूबियों ज़्यादा अफराद के दरमियान ऐसे खूबियाँ लेते हैं जो अक्सर आपस में पाई जाती हैं। अगर हम आम तौर पर आमदनी के देखें, किसी मुल्क के तरक्की का मामला आता है तो हम मुल्क के तरक्की को जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ की उस मुल्क की आमदनी कितनी है। मुल्क की आमदनी का मतलब है मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों की आमदनी, मुल्क के तमाम लोगों की आमदनी। तो ये भी जो है ना यहाँ पे क्या होता है, एक मुल्क में बहुत आमदनी है, आबादी भी ज़्यादा है, एक मुल्क में कम आमदनी है, आबादी कम है, कम आबादी हो के ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सही नहीं है, तो क्या करें इसके असर को ये जो है ना फ़ीकस आमदनी, यानी फ़ीकस आमदनी का मतलब क्या है, ऐसी आमदनी जो है मुल्क की कुल आमदनी को आबादी से तकसीम किया जाता है। तो यहाँ पे फ़ीकस आमदनी जो होती है, वर्ल्ड बैंक
जो है ना दर्जाबंदी किया कि 2012 की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, ऐसे ममालिक जिसकी सालाना फ़ीकस आमदनी 12,600 रुपये हो, वो मुल्क जो है ना दौलत मुल्क कहलाएगा। ऐसा मुल्क जहाँ के अफराद की फ़ीकस आमदनी फ़ीकस सालाना 12,600 हो, और ऐसे मुल्क अमरीकी डॉलर होना चाहिए। इसी तरह से वो मुल्क जिसकी आमदनी फ़ीकस आमदनी 1,035 अमरीकी डॉलर से कम हो, वो तो क्या करेगा, कम आमदनी वाले ममालिक में शुमार होने लगा है। कुछ पिछले 10 साल पहले तक भी हिंदुस्तान का शुमार कम आमदनी वाले ममालिक में होता था, लेकिन इस 10 सालों में हिंदुस्तान की मैशियत और जीडीपी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। ये जो है ना आप इसके बाहर आ चुका है। अभी दौलतमंद ममालिक में शुमार नहीं हो रहा, लेकिन जो है ना बिल्कुल करीब है। यहाँ पे देखिए फ़ीकस आमदनी का जो मामला है वो भी जो है सही नहीं है। यहाँ पे हम इस शक्ल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मुल्क ये 9,500 कमा रहा एक शख्स, दूसरा शख्स 10,500 कमा रहा, एक मुल्क जो ना 9,800 कमा रहा एक फर्द, और दूसरा फर्द 10,000 कमा रहा, एक है 10,200 कमा रहा है। तो कुल इसकी जो है ना ये है आमदनी 50,000। मुल्क बी है, ये भी जो है 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, तो कितनी हुई 48,000। तो ये भी 50,000। इनकी औसत भी मुल्क ए की भी औसत क्या है, आमदनी 10,000 है फ़ीकस आमदनी, और मुल्क बी की भी 10,000 है। तो यहाँ देखिए आप ए मुल्क में रहना पसंद करेंगे या बी मुल्क में। तो देखा यह गया है ए मुल्क में जो आमदनी फ़ीकस जो कमाई के ज़रिए है सब में करीब करीब मसावी हैं, जबकि बी मुल्क में 4 लोगों के पास आमदनी बिल्कुल कम है, एक आदमी के पास ही सबसे ज़्यादा आमदनी है। तो ऐसे में हम जहाँ आमदनी के ज़्यादा मौके रहते हैं वो मुल्क में हम बसना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आमदनी के दूसरे पहलुओं को भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए चंद रियासतों की फ़ीकस आमदनी दी गई है। यहाँ पे देखिए चंद रियासत फ़ीकस आमदनी 2016-17 फ़ीकस आमदनी लाख रुपयों में है। यहाँ पे हम वहाँ पे डॉलर में लिए थे। डॉलर में इसलिए लिए थे किसी भी मुल्क के आमदनी को अंदाज़ा करने के लिए हमारे रुपयों में है तो अलग है, और जो है ना रियाल में अलग है, डॉलर में अलग है, तो रुपये की कदर अलग अलग होती करेंसी के, इसलिए डॉलर में लिए थे। यहाँ पे हम सिर्फ हिंदुस्तान की रियासतों का हम तकाबुल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रुपयों में लिए। फ़ीकस आमदनी के एतबार से इसका दर्जा भी दिया है यहाँ पे, और जो है ना इंसानी तरक्की का इशारा भी दिया है इसलिए। तो हरियाणा में फ़ीकस आमदनी जो है 2.15 लाख रुपए है। हिमाचल प्रदेश में 1.82 हैं। तो हाँ, और बिहार में 0.66 है। अगर फ़ीकस के एतबार से उसको दर्जा दिया जाए तो हरियाणा का दर्जा 7वां है, हिमाचल प्रदेश का 12 है, और बिहार का 13 है। यहाँ पे देखिए दर्जा ज़्यादा है फ़ीकस आमदनी के एतबार से। इंसानी तरक्की का इशारे देखिए 9 हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश का 3 है। 3 है। तो यहाँ पे फ़र्क दिखा हमको, फ़ीकस आमदनी यहाँ की ज़्यादा है, हरियाणा की दर्जा भी ज़्यादा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अगर तरक्की की देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ के लोगों के
जो हालात हरियाणा में जो अतफाल अमवात की शरह और शरह ख़वानदगी 2011 और सानी सतह पर दाखिले की शरह, तो यहाँ देखें तो यहाँ पे अतफाल अमवात का मतलब है एक साल में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से कितने बच्चे हयात रह रहे हैं और कितने बच्चे मर रहे हैं। इस शरह ख़वानदगी एक साल उससे ज़्यादा उम्र वाले बच्चे तालीम याफ्ता जो पढ़ लिख और किसी ज़बान को समझ सकते हैं। और सानी सतह पर खाली सानी रहा है, हम यहाँ पे सिर्फ 9th और 10th क्लास को ही लेते हैं, उसकी जो है ना क्या शरह है। तो यहाँ पे देखिए हम हरियाणा जो है ना यहाँ पे अमवात जो होती है 1000 में 33 बच्चे मरते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1000 बच्चों में से 25 बच्चे मर रहे हैं और बिहार में 38 मर रहे हैं। इस शरह ख़वानदगी देखिए आप, हरियाणा में 77% है और हिमाचल प्रदेश में 84% है, बिहार में 64% है। अगर इसके सानी सतह दाखिला देखेंगे बच्चों का 9th और 10th में, तो क्या है यहाँ पे शरह जो है ना हरियाणा में 61% है और जो है हिमाचल में 67 है और बिहार में 43 है। यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश जो है फ़ीकस आमदनी के एतबार से हरियाणा से बहुत पीछे है, लेकिन शरह ख़वानदगी है 2011 के सेंसस के हिसाब से 84% है, यहाँ से बहुत ज़्यादा है। और देखिए और हिमाचल बिहार में जो है ना 64% है। ये क्योंकि यहाँ पे अमवात भी ज़्यादा है, बिहार में फ़ीकस आमदनी भी ज़्यादा है, कम है यहाँ की, और जो है ना शरह तालीम दाखिला भी सबसे कम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे होना अगर फ़ीकस आमदनी होती तो हम जो है ना हरियाणा सबसे आगे होना था। अगर हिमाचल प्रदेश आगे क्यों है? इसलिए आगे है कि वहाँ की तरजीहात हैं आज़ादी और हिंदुस्तान में जो है की तरह जो है ना हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहाँ पे कोई तालीमी सहूलतें नहीं थी, मदारिस नहीं थे। तो हुकूमत वहाँ की क्या की कि वहाँ की हुकूमत ने यह किया कि तलबा के लिए जो है ना कम से कम सहूलतें होना चाहिए और उनके तालीम का जो है खर्चा, उनके जो बजट होता है सालाना, 2005 में जो है ना पूरे हिंदुस्तान में जो है ना फ़ी बच्चे पे 1049 रुपये खर्च कर रहे थे। तो यहाँ की हुकूमत ने क्या किया, फ़ी बच्चे पे 2005 रुपये खर्च किए और ये तलबा के लिए कम से कम जो ज़रूरियात होते हैं जैसे बैतुल खला, कमरे जमात, पीने का पानी, असातिज़ा की ज़रूरतों को पूरा किया। तो यहाँ के बच्चे जो है ना आजकल बहुत खुशी खुशी जो है ना मदरसा जाते हैं, उसके माहौल को बनाया गया। अगर हम देखें ममालिक के दौरान अगर हम तरक्की के देखें तो यहाँ पे भी कुछ दिलचस्पी की बात होगा कि इंसानी तरक्की की रिपोर्ट 2017 से हिंदुस्तान इसके पड़ोसी ममालिक से मुताल्लिक़ मखसूस उम्र की तफसीलात का जायज़ा लेना दिलचस्पी से कम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ममालिक के नाम है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। फ़ीकस आमदनी के यहाँ डॉलर में लिया गया है। हम इससे पहले चार्ट में हम रुपयों में लिए थे कि हिंदुस्तान की रियासतों का तकाबुल हो रहा था, यहाँ दूसरे ममालिक से तकाबुल कर रहे हैं तो यहाँ डॉलर को ले रहे हैं कि दुनिया के फ़ीकस आमदनी को जानने में आसानी हो। मुतख़ो अर्से हयात, शरह ख़वानदगी, इंसानी तरक्की अशारिया जो है यहाँ पे देखिए फ़ीकस आमदनी तमाम ममालिक के लिए अमरीकी डॉलर से मसूब किया गया है। अगर कोई इसका ताक़ुल करना चाहें तो इसको आसानी हो सके और कुछ ख़रीदना भी चाहे तो फ़रोख्त भी करना डॉलर्स के पास होता है। और मुतख़ो अर्से हयात यानी वहाँ की औसत, वहाँ के जो लोग जीने वाले हैं, लोग बाहयात होते हैं, उनकी जो मरने वालों की उम्र को देखा है, बाहर लोगों को देखा तो औसत कितना है। और इसी तरह शरह ख़वानदगी 100 लोगों में से जो साल से ज़ायद की उम्र के लोग होते हैं, किसी भी ज़बान में पढ़ लिख और समझ सकते हैं, तो शरह ख़वानदगी कहलाता है। इंसानी तरक्की का अशारिया, इंसानी तरक्की अशारिया को ज़ाहिर करता है। ये अशारे जो है दुनिया के 190 ममालिक के दरमियान किए गए हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले फ़िगर डॉलर में देखें, श्रीलंका की आमदनी है $11,326 फ़ीकस आमदनी, भारत की 6,386, पाकिस्तान की 5,331, म्यांमार की 5,567, बांग्लादेश की 3,677 और इसी तरह नेपाल 2,441। यहाँ देखें हाँ मुतख़ो जो अर्से हयात है, लोग जिनकी जो औसत उम्र है यहाँ पे श्रीलंका में 75,500 और भारत में 68,800, पाकिस्तान में 6,600 और म्यांमार में 6,700, बांग्लादेश में 72,800
नेपाल में 70.6। खवानदगी की शरह देखें हम तो श्रीलंका 92.6, भारत 74.04, पाकिस्तान 60.0, म्यांमार 93.1, बांग्लादेश 61.5, नेपाल 64.4। यहाँ पे देखें हम श्रीलंका आमदनी भी आगे है और जो है मुतवस्सिल हयात भी ज़्यादा है यहाँ पे 75 और शरह खवानदगी, लेकिन म्यांमार से भी कम है। आमदनी में आगे है लेकिन यहाँ पे देखें हम शरह खवानदगी इससे श्रीलंका की जो शरह खवानदगी है म्यांमार से बहुत थोड़ा कम है। और देखें तरक्की का इशारा जो है ना श्रीलंका का ही ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे मुतवस्सिल हयात जो है पाकिस्तान का ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ आएंगे हम तो बांग्लादेश जिसकी आमदनी फ़िक्र आमदनी 3667 है, करीब भारत की आधी के करीब हैं, लेकिन जो है यहाँ पे मुतवस्सिल हयात जो है ना हिंदुस्तान से अच्छा है, 72.8 है। इसी तरह से हम यहाँ देखें शरह खवानदगी, देखिए नेपाल की जो आमदनी है हमसे जो है ना बहुत कम है, हिंदुस्तान से तकरीबन 1/3 हिस्से पर है। अगर देखें तालीमी एतबार से देखें शरह खवानदगी से हिंदुस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि शरह खवानदगी और सेहत सिर्फ जो है ना किसी फ़िक्स आमदनी या मुल्क की आमदनी के देख के हम जो है ना तरक्की याफ्ता नहीं समझते। यहाँ पे जो है ना किसी मुल्क की तरक्की को देखना है तो किसी मुल्क की तरक्की को देखना है तो हमको दो चीज़ें और मिलाना चाहिए यहाँ पे, तालीम के साथ फ़िक्स आमदनी के साथ तालीम और सेहत भी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए वस्त एशिया, मगरबी एशिया और छोटे दौलत ममालिक को छोड़ के जितने भी दौलत ममालिक हैं तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। वस्त एशिया और छोटे छोटे दौलत ममालिक को जो है ना तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं कहते हैं। अब हमारा जो मुल्क है अब तरक्की की तरफ तरक्की कर रहा है। तो हम जो है यहाँ पर सिर्फ मुख्तसर सिर्फ इयादा किए हैं। हम आपको जो पढ़ाया जा चुका है, आप लोग ऑलरेडी इसके ऊपर जो है इम्तिहान की तैयारी कर चुके हैं। हम यहाँ जो देखे हैं उसके ऊपर आप जो है ना दोबारा पढ़िए और जो बातों को हम यहाँ बताने की कोशिश की गई, समझने की कोशिश की गई है मुख्तसर वक़्त में। अगर हम क्लासरूम में होते तो एक एक चैप्टर के लिए जो हम लोग पहले पढ़ते तो जो है ना 8-8, 10-10 पीरियड लेते थे। तो एक पीरियड के अंदर हम 2 चैप्टर को जो है ना अदा किए हैं, इसलिए जो है ना मुख्तसर इसको बयान किया गया है। अब आपका काम है पहले चैप्टर पे खुसूसन के साथ आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए। उसमें ज़्यादा आपको जो है ना इम्तिहानात में जो है ना 40 मार्क्स के पेपर में जो है ना तकरीबन 12 साढ़े 12 मार्क्स के जो है ना अक्सर सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप में और जो है ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के सवालात में और 4 मार्क्स के सवालात में इसमें ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे भी और जो है तरक्की के तसव्वुरात में भी अहम जो चैप्टर हैं वो इन्हीं बातों को यहाँ बताने की कोशिश की गई है। आप इसको दोबारा घर में पढ़ें और जो है ना जो आपको वक्त मिला है एक अच्छा वक्त है, अल्लाह ताला की तरफ से जो भी होता है अच्छा है। आपको अच्छा पढ़ने का मौका है, बाहर के शहर से आप माहौल से दूर हैं तो घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई पे तवज्जो दिए और एग्ज़ाम की जो है ना तैयारी करते रहिए और बार बार घर में हाथें धोते रहिए। और जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलिए। जो लॉकडाउन के उसूल हैं उसको मत तोड़िए और जो है ना आप भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। खुदा हाफिज़।